गाइस हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम सोनाली, वेलकम टू स्टडी लवर सोना। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी, फैमिली सेहत पढ़ाई और अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भारत का जो संविधान है वो इतना विस्तृत क्यों बना था, मीन्स इतना बर्डन क्यों बना हुआ था। तो इसके जो थे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 4 कारण थे जो कि हमारा भारत का संविधान जो था वो बहुत बड़ा बना था। पहला आपको जोग्राफिकल रीज़न था, और इंडिया जो है वो बहुत ही विस्तार क्षेत्र में, और यहाँ पे बहुत सारी विविधताएं हैं, ये सब हम लोग डिस्कस किए थे। दूसरा रीज़न ये था कि ये भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव इसमें ज़्यादा देखा गया था। और तीसरा जो था वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्य के लिए एकल संविधान बनाया गया था। ठीक है, ये कारण जो थे, ये 4 कारण हम लोग देखे थे। और ये जो संविधान लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? विभिन्न बहुत सारे इसके बहुत सारे स्रोत हैं, वहाँ से संविधान लिया गया था। ये हम लोग पिछले क्लास में पूरे मैप पे डिस्कस किए थे। ठीक है, कनाडा से लिया गया था, उसके बाद फिर आपका अफ्रीका से लिया गया था। तो ये अमेरिका से जो लिया गया था, अमेरिका से क्या लिया गया था? फंडामेंटल राइट्स लिया गया था। डीपीएसपी जो है वो आपका आयरलैंड से लिया गया था। फिर बहुत सारे जो राजनीतिक भाग है संविधान का, संघीय सरकार जो बनी हुई है, यूनियन गवर्नमेंट जो बनी हुई है, उनका सिद्धांत जो है, कार्यपालिका विधायिका, ये सब का जो संबंध है वो कहाँ से लिया गया है? वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान के अन्य प्रावधान जो है वो आपका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, रूस, यूएसएसआर को ही रूस कहते हैं। मीन्स ये पहले जो था ये यूएसएसआर थे, ये 1999 में जो है ना अलग होकर के रूस बन गया था। फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान, यहाँ सबसे लिया गया। तो फिर भारत शासन अधिनियम 1935 जो है वो फेडरल सिस्टम कैसी थी, जुडिशरी कैसी थी, ये सब जो है आपका गवर्नर है। उसके बाद फिर है इमरजेंसी पावर्स है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, फिर है मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव है। ये सब पावर जो है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। हमारा संविधान जो है भारत का ना तो ज़्यादा रिजिड है और ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये दोनों के बीच का होता है स्टेज है। और जो आपका सबसे ज़्यादा रिजिड है वो आपका यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन आता है। फिर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका ब्रिटेन का आता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग पिछले क्लास में पूरा डिस्कस किए थे। हमारा संविधान जो है वो सार्वजनिटी है, तो ये सब डिस्कस किए थे। फिर है आपका फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी जो है वो डीपीएसपी कहाँ से आया था और ये इसको में किस पार्ट में रखा गया है? तो सबसे पहले पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट्स रखा गया है, जो कि समानता का अधिकार, एक राइट टू इक्वलिटी जो है वो आर्टिकल्स 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार है जो 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आपका 23 से 24 है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो 25 से 28 है। फिर संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है वो आपका 29 से 23 है। कितना है? 29 से 23 है। उसके बाद फिर आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार वो 32 है। फिर सांस्कृतिक और शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा का इसमें कहने का मतलब ये है कि आप जो है वो 6 साल से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करवाएं, और आप उनको प्रेरित करें कि स्कूल जाए। बच्चे को आप प्रेरित करें कि आप स्कूल जाइए, पढ़िए, उनको आप प्रेरित कर सकते हैं। ये आपका मौलिक कर्तव्य भी हो जाएगा। तो डीपीएसपी हम देखे थे, डीपीएसपी जो है वो पार्ट 4 में आता है, जो तीन टाइप में बटा हुआ है। पहला आपका सोशल है, गांधीयन है, फिर आपका उदारवादी है। इसके कार्य क्या थे हम लोग वो सब डिस्कस किए थे। इसका एम क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो सब डिस्कस किए थे। ठीक है, आपातकालीन इमरजेंसी प्रोविजनल जो है वो कितने टाइप के होते हैं? तो वो जो है आपका 3 प्रकार का होता है। एक आपका राष्ट्रीय आपातकाल होता है, राज्य आपातकाल होता है, वित्तीय आपातकाल होता है। राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो 352 के तहत लगाया जाता है, और राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो 356 के तहत हमारे राज्य में लगाया जाता है। ठीक है, केंद्र में जो है वो 365 के तहत लगाया जाता है। और तीसरा आपका वित्तीय आपातकाल, फाइनेंस इमरजेंसी जो है वो 360 के तहत लगाया जाता है। हालांकि अभी भारत में वित्तीय आपातकाल जो है अब तक नहीं लगाया गया है। ठीक है, अब तक जो है नहीं लगाया गया है। फिर है आपका 3 टायर गवर्नमेंट, मतलब त्रिस्तरीय सरकार जो थी वो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत लाया गया था। नगर पालिका और नगर निगम, पंचायत, ये तीनों लाया गया था। तो ये सब हम लोग जो है पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम लोग इस क्लास में क्या डिस्कस करेंगे? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिएम्बल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स भारत का जो संविधान है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपका 4th चैप्टर। इसमें सबसे पहले हम
लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, प्रियम्बल्स देखेंगे। प्रियम्बल्स क्या है वो सब थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। भारत का जो संविधान है वो भी तो कहीं से लिया गया है, और जहाँ से हम लोग लिए हैं वो भी कहीं से तो लिया होगा या फिर वो अपना बनाया होगा, ठीक है। तो हम जो अपना भारत का जो संविधान लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं, तो वो अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। और अमेरिका के प्रस्तावना में अमेरिका अमेरिका के जो संविधान था उसमें प्रस्तावना को सबसे पहले लाया गया, सबसे पहले जो प्रस्तावना लाया गया था वो अमेरिका के संविधान में लाया गया था। उसके बाद किसी अन्य देश ने इसको एक्सेप्ट किया था। तो हमारे देश में जो भारत का जो संविधान है उसमें प्रस्तावना किनके द्वारा लाया गया था, तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। The first preamble was the preambles was first included in the USA constitutions, later other countries adopt, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फिर आगे चलते हैं हम लोग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। संविधान जो है आपका, वो संविधान की पूरी बॉडी क्या है, उसमें कौन कौन से वर्ड है, उनका जो है वो मीनिंग क्या है, वो हम लोग इसमें देखेंगे। संविधान की जो प्रस्तावना है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रिएम्बल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, वी डेट पीपुल्स ऑफ इंडिया। हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो स्टार्ट होता है वो सबसे पहला शब्द जो होता है, वर्ड जो होता है, वो वी द पीपुल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है। मीन्स हम भारत के लोग, हम लोग जो है वो भारत में हैं, ठीक है। भारत में जो जितनी भी शक्तियाँ होती है वो जनता के हाथ में होता है। मीन्स इससे ये डिनोट किया जा रहा है, इससे ये डिनोट किया जा रहा है कि जो भारत है उसकी सारी शक्तियाँ जो है वो जनता के हाथ में है। आज हम लोग जो भी सरकार आती है वो हम लोग खुद से इलेक्ट करते हैं, हम लोग खुद से सरकार चुनते हैं उनको वोट दे करके, ठीक है। तो ये कहा गया है इसमें कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया having we the people of India having solemnly resolved constitutions of India into a sovereign socialist secular democratic republic, and to secure all to all its citizens, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिक में, मतलब जो भी पावर है, पहले शब्द को थोड़ा थोड़ा समझेंगे, आगे जब मैं चलूँगी उसको सारा मैं वर्ड को एक्सप्लेन करते चलूँगी। जिस तरीके से संपन्न का मतलब क्या हो गया, समाजवादी का मतलब क्या हो गया, समाजवादी है उसका मतलब अर्थ क्या हो गया, ये सब हम लोग देखेंगे। धर्मनिरपेक्ष हो गया, लोकतांत्रिक हो गया, गणराज्य हो गया। तो यहाँ तक जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबरेलिटी ऑफ थॉट एक्सप्रेशंस, विल लाइफ, फेथ एंड वर्कशिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस and of opportunity, and to promote among them all। फिर है आपका fraternity, assuming of dignity of individual and the unity and integrity of the nations in our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। अब मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में बोल देती हूँ। मतलब ये कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उनके समस्त व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जो है ये हम लोग देखें।
इसमें जो समाजवादी दिया गया है, तो हमारा जो भारत जो है वो भारत का समाजवादी कैसा समाजवादी है? भारत का जो समाजवादी है वो कैसा समाजवादी है? तो हमारे भारत का जो समाजवादी है वो आपका लोकतांत्रिक समाजवादी है। लोकतांत्रिक कैसा है हमारा? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मीन्स मिला हुआ अर्थव्यवस्था। हमारा भारत का जो समाजवादी है वो साम्यवादी क्या है? नहीं है। साम्यवादी जो है वो नहीं है। हमारा भारत का संविधान जो वो लोकतांत्रिक है, मीन्स लोकतंत्र है। यहाँ पे हर किसी को बोलने की स्वतंत्रता है, हर किसी को अपने धर्म, जाति, लिंग, समुदाय सब के ऊपर रक्षा करने की दिया गया है। इंडिपेंडेंस, फ्रीडम है, उन लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं। तो ये जो है आपका समाजवादी में, सोशलिस्ट में दिया गया है। अब आगे चलते हैं हम लोग। प्रस्तावना जो है आपका, प्रस्तावना का 4 तत्व होता है, मीन्स एलिमेंट ऑफ द प्रीएम्बल्स। इसके 4 तत्व ये होते हैं कि संविधान का अधिकार का जो स्रोत है वो प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान भारत के लोगों की शक्ति से अधिकृत किया गया है। मीन्स जो भी शक्तियां हैं वो भारत के लोगों के हाथ में है। किसके हाथ में है? तो भारत के लोगों के हाथ में है। ठीक है, फिर भारत की जो प्रकृति है, मतलब वो घोषणा करती है कि भारत एक संपूर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गण गण गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। हमारा देश कैसा है? तो एक राज्य व्यवस्था वाला देश है। ये टोटली ये कहना चाहता है प्रीएम्बल्स कि हम लोगों के पास ही सारी शक्तियां हैं। मीन्स इलेक्ट करके गवर्नमेंट को ला सकते हैं और रिकॉल के द्वारा हम उस सरकार को गिरा भी सकते हैं। ठीक है, अगर कोई सरकार काम अच्छे से नहीं कर रही है, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है अच्छे से, कोई योजना नहीं ला रही है, हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, नागरिक के ऊपर उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं बन रहा है, कोई भी मतलब वो अच्छे से कार्य नहीं कर रहे, तो उनको रिकॉल के द्वारा गिराया जा सकता है। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ। ठीक है, संविधान जो लाया गया था वो संविधान का कोई तो उद्देश्य रहा होगा, क्योंकि कोई भी काम अगर करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो ये इसका उद्देश्य ये था संविधान लाने का कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति को न्याय दिलाना। ठीक है, व्यक्ति को न्याय दिलाना, उसको जो है स्वतंत्रता देना। ठीक है, उसके बाद समता है। समता मीन्स इक्वलिटी। और बंधुत्व का मतलब हो गया आपका भाईचारा, मिल करके हम लोग देश में रहें, ये हमको ये सिखाता है। बंधुत्व मीन्स एक भाईचारा करके दिखाता है। तो ये 4 पॉइंट है। चौथा है आपका जो संविधान होने की तिथि है वो कब हुआ था लागू? तो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था भारत के संविधान को। इसका कुछ कुछ मुख्य शब्द है, जैसे कि आपका समाजवादी है, संप्रभुता है, सॉवर्जिनिटी है, लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक हो गया, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर हो गया। ये सब शब्द को थोड़ा सा आगे देखेंगे। ठीक है, इसको देखने से पहले थोड़ा सा भारत का जो प्राकृतिक है वो देख लेते हैं। नेचर ऑफ इंडिया। भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। इंडिया इज ए सर्वजन socialist country with a secular democratic state arrangement of government system। ठीक है, भारतीय संविधान जो उसका उद्देश्य तो मैं बता ही दी कि न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है, बंधुत्व है, संविधान है। फिर उसके बाद में संविधान लागू होने का तिथि जो है वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। प्रस्तावना में जो कुछ शब्द जोड़े गए उस शब्द का अर्थ क्या है? संविधान का स्रोत यह है कि हम भारत के लोग या तो फिर जनता, वो किसके हाथ में है? तो वो जनता के हाथ में है। किनके हाथ में है? तो जनता के आपके हाथ में, मेरे हाथ में है किसी भी गवर्नमेंट को चुनना। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो आपका है वो संविधान जो है आपका, प्रस्तावना जो है वो उसमें 2 प्रकार का है कि एक तो आपका एक अप्रत्यक्ष है और दूसरा प्रत्यक्ष है। मीन्स एक इनडायरेक्ट होकर गवर्नमेंट आती है और दूसरा है डायरेक्टली गवर्नमेंट इलेक्ट होकर के आती है। तो हमारे भारत में जो गवर्नमेंट होती है वो दोनों तरीके से अपनाया गया है। इनडायरेक्टली भी इलेक्ट होकर के आती है और डायरेक्टली भी इलेक्ट होकर आती है, वो देखेंगे। अब भारत के लोग हम लोगों के हाथ में फिर संपूर्ण प्रभुत्व है, संपन्न है, समाजवादी है, पथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणतांत्रिक, गणराज्य है और गणतांत्रिक है। यहाँ पे जो संप्रभु बताया गया है,
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये हो गया, संप्रभुता का मतलब कि भारत ना तो किसी अन्य देश के पर निर्भर है, हमारा भारत जो है वो किसी देश पर निर्भर है नहीं। क्या हम अमेरिका पर निर्भर है? क्या हम चीन पे निर्भर है? क्या हम ऑस्ट्रेलिया पे निर्भर है? नहीं। हम किसी पे निर्भर नहीं है और ना ही हम किसी दूसरे देश के डोमिनियन है। इसके ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है। पहले क्या था कि भारत के ऊपर जो है ब्रिटिश लोगों का शासन चलता था, वो लोग फ्रांस से थे, ठीक है। लेकिन अब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया है, हमारा खुद का संविधान है, हमारा खुद की राष्ट्रपति है, हमारा खुद का प्रधानमंत्री है, वो सब देश चलाते हैं। तो इसके ऊपर किसी भी शक्ति नहीं है। और ना ही ये किसी दूसरे मामलों में, दूसरे देशों में ये टांग अड़ाता है, ठीक है। और ये अपने मामलों में आंतरिक अथवा या बाहरी जो है ये खुद से स्वतंत्र है, ठीक है। वो 1949 में भारत के राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता थी उसको ये स्वीकार किया था, ठीक है। ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना जाता है। जो आपका संविधान है वो संविधान से अलग होने का घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करता है। मीन्स जो आपका है ब्रिटेन जो है वहाँ से भी कुछ संविधान को लिया गया है। भारत का संविधान जो है वो खुद का बनाया हुआ कम है, ज़्यादा करके दूसरे देशों से लिया गया है। जो लिया गया है संविधान वो सिर्फ दूसरे देश से लिए और हम अपने भारत के संविधान में ला कर रख दिए। ऐसा हम लोग नहीं किए, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर करके हम लोग अपने देश के संविधान में रखे हैं। संप्रभु जो है राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण या फिर किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर दावा छोड़ सकता है। जैसे कि हम लोग इसको एक अच्छी तरीके से मैं आपको समझा सकती हूँ, डिस्कस कर सकती हूँ। जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है। तो ये आपका क्या कहलाता है? पीओके कहलाता है। और ये आपका है एलओसी कहलाता है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल। और ये है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। मीन्स इस पे अपना दावा कौन बोल रहा है? पाकिस्तान बोल रहा है। इसके ऊपर अपना दावा कौन बोल रहा है? तो चीन बोल रहा है। तो हमारा जो भारत है वो एक संप्रभु भारत है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो भी दावा ये लोग बोल रहे हैं तो हमारा भारत जो है वो इसके ऊपर दावा बोल सकता है। वैसे इन दोनों की जो लड़ाई है भारत और पाकिस्तान पीओके को लेकर के, ये केस जो है आपका यूएनए यूनाइटेड नेशन में जो है रखा गया है। तो उसका गठन कब किया गया था? यूनाइटेड नेशन का जो गठन किया गया था कब किया गया था? तो 16 नवंबर 1945 में किया गया था। आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। इसको वो जब मैं पढ़ाऊँगी, सार्क कंट्री है, आसियान कंट्री है, फिर आपका यूएन है, ये सब जो है आपका अलग से टॉपिक है, वो मैं जब बताऊँगी तब बताऊँगी, ठीक है। और आपका इंटरनेशनल रिलेशन जो है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उसका भी मैं वीडियो जल्द ही लाने की कोशिश करूँगी। आप बस इतना देखते रहिए और कहीं भी उसकी मतलब नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो संप्रभुता का मतलब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। संप्रभुता का मतलब, समाजवादी का मतलब ये हो गया। ये समाजवादी शब्द हमारे भारत के प्रस्तावना में जोड़ा कब गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हम 1976 में जो है इसको जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि भारत के संविधान में समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 43वें संविधान संशोधन अधिनियम, या फिर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, या फिर 45वें। तो आप जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में टिक करेंगे। तो समाजवादी शब्द जो है वो भारत के संविधान में नीति निर्देशक के जो सिद्धांत है उसके रूप में, समाजवादी लक्षण के रूप में ये रहता है। आप दूसरे शब्द में ये समझ सकते हैं कि जो भारत है वो पहले संविधान में अंतर्निहित था, उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया। और फिर कांग्रेस पार्टी जो थी वो समाजवादी स्वरूप के रूप में, इसका स्थापना 1955 में जो है वो आबादी सत्र हुआ था। एक उस समय आबादी सत्र हुई थी, उसमें जो इस प्रस्ताव को पारित किया गया था, लाया गया था, ठीक है। समाजवादी, जो भारतीय समाजवादी है वो लोकतांत्रिक है। कौन सा है? जो भारत का समाजवादी है वो लोकतांत्रिक है। मीन्स इसमें आप लोकतंत्र में जो देश लोकतांत्रिक होता है वहाँ पे बोलने का अधिकार होता है, आंदोलन करने का अधिकार होता है, लेकिन आपको हड़ताल करने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। जिसमें कि उत्पादन और वितरण के जो संसाधन होते हैं उनका राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का जो उन्मूलन होता है वो सब आपका
लोकतांत्रिक में सम्मिलित किया गया है, मिलाया गया है। और इसकी जो लोकतांत्रिक समाजवाद होती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था रखती है। और फिर जहाँ सार्वजनिक निजी हो गया, उसके साथ जो भी मौजूद रहते हैं वो सब सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है। मीन्स हमारा दूसरा दो बात यहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। पहला, जो भी शक्ति है वो जनता के हाथ में है, और न्याय जो होता है वो संसद को ना दे करके वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। लोकतांत्रिक समाजवाद का जो उद्देश्य है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य ये है कि जो गरीब है वह बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त कर दे। मतलब जो गरीबी है हमारे देश में, जो गरीबी है हमारे देश में, जो गरीबी है हमारे देश में, और फिर जो बीमारी है वो सब जो है वो सबको समाप्त करने के लिए लोकतांत्रिक को लाया गया था, लोकतांत्रिक समाजवाद को। क्योंकि कोई गरीब है और कोई अमीर है, इस तरीके से बीच में भेदभाव भी होता है। तो इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए कौन सा आर्टिकल्स लाया गया था, मैं आर्टिकल्स सब बता चुकी हूँ, आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आर्टिकल्स 15 जो है आपका आर्टिकल 15 जो है आपका वो आर्टिकल्स 15 जो है आपका वो धर्म हो गया, मूल वंश हो गया, जाति है, लिंग है, या किसी का जन्म स्थान है, तो उसके आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उसके आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 में आपको जो कहा गया, आर्टिकल 16 में, अगर कहीं पे लोक नियोजन हो रहा है तो उसके विषय में अवसर की जो क्षमता है वो सभी को मिलेगी। ठीक है, सभी को मिलेगी। जब मैं आपको सिटीजनशिप का चैप्टर बताऊंगी, डिस्कस करूंगी, तब हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे कि जो नागरिकता होता है वो दो प्रकार का होता है, जिसमें एक विदेशी नागरिकता होता है और फिर एक इंडियन का नागरिकता होता है। फिर इसमें छुआछूत का भी जो अंत किया गया है वो आर्टिकल 17 के अंदर किया गया है। फिर आर्टिकल्स 18 के अंदर जो है आपका जो उपाधि दिया जाता है, ये राजाधिराज है, महाराजाधिराज है, ये मतलब इस टाइप का जो उपाधि होता है उसका भी अंत कर दिया गया है। अगर आपको यूएसए का अवार्ड वगैरह भी मिलना होता है तो वो अवार्ड मिलने के लिए सबसे पहले आपको राष्ट्रपति का परमिशन लेना पड़ता है। और फिर आपका आर्टिकल्स 19 जो है वो आपको बोलने की स्वतंत्रता देती है, कुछ भी विषय में अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता देती है, फ्रीडम देती है। ठीक है, तो ये सब आपका उस टाइम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा ये देखते हैं, ये आपको लोकतांत्रिक को समझाने के लिए मैं उसमें थोड़ा सा डीपली गई, और कोई बात नहीं है। फिर गणराज कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे राजा रानी का शासन चलता है। ठीक है, यहाँ पे राजा रानी का शासन चलता है, यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं होते हैं गणराज्य में। और ये जो इस प्रियम्बल्स जो है, ये प्रियम्बल्स का उद्देश्य क्या था, तो प्रियम्बल्स का पहला उद्देश्य था न्याय। ठीक है, प्रियम्बल्स का जो पहला उद्देश्य था वो न्याय था, न्याय था। न्याय को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय कहने का मतलब समाज को भी न्याय मिले, आर्थिक का मतलब आपको इकोनॉमिक्स में भी न्याय मिले, राजनीतिक में सभी को समान अधिकार तरीके से राजनीतिक करने का अधिकार है। ऐसा नहीं कोई आज बड़ा बड़ा लीडर है सिर्फ वही राजनीतिक कर सकते हैं, तो सभी को समान तरीके से राजनीति करने का अधिकार दिया गया है। न्याय जो है ना वो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। फिर दूसरा है आपका स्वतंत्रता, फ्रीडम, समता मीन्स इक्वालिटी, व्यक्ति की गरिमा, किसी भी व्यक्ति को उसकी पवित्रता पे आप शक नहीं कर सकते हैं, उसकी पवित्रता जो है उसके ऊपर, उसके चरित्र के ऊपर आप शक नहीं कर सकते हैं, और उसको बुरा नहीं कह सकते हैं, और ना ही किसी के चरित्र पे आप उंगली उठा सकते हैं। तो ये सब जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि व्यक्ति की गरिमा में। राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता ये है कि हमारे देश में आज कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं। तो 28 स्टेट राज्य जो है अगर मिल के अच्छे से रहेगा तो किसी भी 28 स्टेट जो है, कौन कौन से कहाँ पे हैं जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं इसे ये सब जो है कॉमन चीज़ है, मैं ये सब आप लोगों को अच्छे से बता चुकी हूँ कौन सा स्टेट कहाँ पे है। ठीक है, फिर भी मैं फिर से बता देती हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे है आपका, ये आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ लद्दाख है, यहाँ पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, मुंबई महाराष्ट्र है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु, कर्नाटक हो गया आपका। फिर यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल है, यहाँ हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है। फिर आपका मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2014 में एक नया राज्य बना है, इधर आएंगे। फिर आपका यहाँ भूटान है, भूटान जो हमारा पड़ोसी देश है वो राज्य में नहीं आता है, सिक्किम है यहाँ पे फिर आपका नेपाल है, ये आपका क्या है, ये आपका जो है
अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे असम है, असम भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है। असम के नीचे त्रिपुरा है, मेघालय है, नागालैंड है, मिज़ोरम है। ये सब आपका हो गया। नीचे आपका पड़ोसी देश है, ये आपका श्रीलंका हो गया, ये फिर आपका पाकिस्तान हो गया। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू बता दी हूँ, ठीक है। यहाँ आपका चाइना हो गया। आप लोग इंडिया का मैप में जाके देखेंगे और आप लोगों के मुंह पे 28 स्टेट का नाम किसी भी तरह से याद होना चाहिए एट एनी कंडीशन, ठीक है। और आपको केंद्र शासित प्रदेश जो है, यूनियन टेरिटरी जो है, कितने हैं? 8 है। 8 आपका यूनियन टेरिटरी है। कौन कौन से हैं वो आप मुझे जल्दी से बताएंगे, ठीक है। तो ये राष्ट्र की एकता है। अगर हमारे राष्ट्र में सभी राज्य अच्छे से रहने लगेंगे तो किसी भी देश की हिम्मत नहीं है कि हमें आँख उठा के देख ले। अगर हमारा राष्ट्र ही कमज़ोर पड़ जाएगा, अगर हम लोग खुद एक दूसरे के स्टेट में रह करके भेदभाव करेंगे तो हमारा राज्य जो है, हमारा राष्ट्र जो है वो खुद कमज़ोर पड़ जाएगा। और उसकी अखंडता को बनाए रखना भी हमारा पहला कर्तव्य है। फिर है आपका नेक्स्ट बंधुता मीन्स भाईचारा। आपस में हम लोग अगर जितना मेल मिलाप होकर के रहेंगे उतनी अच्छी रहती है। फिर आपका संप्रभुता सोवर्जिनिटी। इसका अर्थ ये होता है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही ये किसी अन्य देश का डोमिनियन है। समाजवादी सोशलिस्ट, ये जो है ना आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में इसको जोड़ा गया था अमेंडमेंट करके। ये जो है ना भारत का जो है पहले संविधान में नीति आयोग के सिद्धांत के रूप में, जो नीति आयोग है ना उसके सिद्धांत के रूप में इसको समाजवादी के तहत इसको जोड़ा गया था। नीति निर्देशक तत्व जो है यहाँ पे सिद्धांत नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत कहने का मतलब ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी योजनाएं आती है निकल करके, हमारे अभी कोविड में बहुत सारी योजनाएं थी, कोविड फतह थी, फिर आपका हौसला मिशन योजना था, हौसला योजना था। ये सब जो योजना राज्य सरकार जो निकाली थी वो कहाँ से निकाली थी? तो वो नीति आयोग से ही निकाला था। विधानसभा में जो है वो सबसे पहले लाया जाता है और उनका बिल को जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। कोई भी बिल आता है, मैं योजना के बारे में नहीं बता रही है, मैं बिल के बारे में बता रही हूँ कि कोई भी बिल अगर आता है तो सबसे पहले विधानसभा में पेश किया जाता है, लाया जाता है। फिर उसको राज्यपाल क्या करते हैं, वो प्रेसिडेंट के पास विचार के लिए भेजते हैं। वो बाध्य जो है नहीं है कि वो इस बिल को एक्सेप्ट करेंगे ही और फिर वो सिग्नेचर करके वापस देंगे। वो चाहे तो अपना बिल को रख भी सकते हैं और फिर बिल को नहीं भी दे सकते हैं। कितने दिन के लिए रखेंगे ये सब मैं आपको संसद के चैप्टर में बताऊंगी। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक ओवरव्यू मैं दे रही हूँ कि आगे हम लोगों को ये सब जानना है, ठीक है। फिर आपका भारत का जो संविधान है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, साम्यवादी नहीं है। साम्यवादी कौन है आपका? तो चाइना है। फिर हमारा भारत जो है वो लोकतांत्रिक कैसा है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सभी का मिला जुला इसकी अर्थव्यवस्था है। धर्मनिरपेक्ष सेकुलर जो है आपको संविधान में कब जोड़ा गया था? ये क्वेश्चन आता है, आप इसमें जो है ट्रिपल स्टार लगा लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सबसे पहले सेकुलर शब्द को जोड़ा गया था। ये अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में आता है, जो धर्म की जो फ्रीडम है वो दिया गया है। और हमारे देश में सभी धर्म क्या है? समान है। हमारे धर्म में जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के पहले चैप्टर में बताई कि हमारा जो धर्म था वो पहले क्या था? सनातन धर्म था। तो हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे कि जो जैसा काम करता था वो वैसा वैसा धर्म को बांटा गया था। अगर कोई पढ़ने लिखने का काम कर रहा है तो उसको ब्राह्मण में बांटा गया था। अगर कोई बढ़ई उढ़े का काम कर रहा है तो उसको बढ़ई में बांटा गया था। अगर कोई व्यापार कर रहा है तो वो व्यापारी हो गया। अगर कोई युद्ध में कुशल है अच्छा तो वो क्षत्रिय हो गया। अगर कोई मतलब किसी का क्या बोलते हैं वो साफ सफाई का वगैरह काम कर रहा है तो वो क्षुद्र हो गया। तो ये 4 पार्ट में जात पात को हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री में किस तरीके से बांटा गया था। तो वो उस टाइम हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये जो इसी धर्म को इसी जाति पाति को ख़त्म करने के लिए धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था ताकि भाईचारे की भावना जो है वो बनी रहे, ठीक है। तो हमें धर्म की भी फ्रीडम दी गई है कि हम अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। जो हमारा धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है उसकी रक्षा कर सकते हैं। इसका कोई भी जो है हमारे धर्म जो है उसका कोई भी अवहेलना नहीं कर सकता है। तो ये सब है आपका धर्मनिरपेक्ष में। धर्मनिरपेक्ष को मैं थोड़ा सा और डीपली में बताऊंगी, ठीक है। वो जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तब मैं बताऊंगी। वैसे धर्मनिरपेक्ष अगर समझना चाहते हैं
तो बस ये इतना सा ही इसमें समझ सकते हैं आप। फिर आपका आ गया लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक जो है ये मतलब ये इसमें बताना चाहता है, इसका सिद्धांत ये है कि सर्वोच्च शक्ति जो होती है वो जनता के हाथ में होती है। जितनी भी शक्तियाँ होती है, जितनी भी शक्तियाँ जो होती है वो जनता के हाथ में होती है, वो आप लोगों के हाथ में। आप लोग चाहें जैसा भी गवर्नमेंट इलेक्ट करके आ सकते हैं, चुन सकते हैं वोट के द्वारा। और लोकतंत्र जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष में ये कहा गया है कि जो भी शक्तियाँ होती है वो प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और अप्रत्यक्ष में जो होता है वो लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। हम लोग जो है प्रधानमंत्री हो गया या सीएम हो गया, ये सब जो चुनते हैं वो अप्रत्यक्ष मीन्स हम लोग जो है उनको चुनते हैं। और फिर जो राष्ट्रपति हो गए उनको कौन चुनता है? वो संसद के सदस्य चुनते हैं। तो ये आपका प्रत्यक्ष रूप हो गया। तो भारत जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके का लोकतंत्र को अपनाया है। जैसे कि आप प्रत्यक्ष में देख सकते हैं स्विट्ज़रलैंड हो गया, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड हो गया। और आप क्या बोलते हैं अप्रत्यक्ष में देख सकते हैं भारत और यूएसए हो गया। फिर आपका जो आपका प्रत्यक्ष है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। रेफरेंडम जिसको कहते हैं परिप्रेक्ष्य रेफरेंडम कहते हैं। पहल इनिशिएटिव हो गया। प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना मीन्स ये हो गया कि रिकॉल आप कह सकते हैं। फिर जनमत संग्रह का मतलब हो गया प्लीबेसाइट जो होता है वो होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग के द्वारा प्रतिनिधित्व को चुना जाता है, जो कि सभी शक्तियाँ किसके हाथ में होती है? लोगों के हाथ में होती है। और सरकार जो चलाती है वो चलाने का कानून भी निर्माण करती है। इस प्रकार लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। और प्रतिनिधि लोकतंत्र जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला आपका संसदीय होता है, ठीक है, पहला जो आता है आपका संसदीय होता है। दूसरा होता है वो राष्ट्रपति के अधीन होता है, मीन्स राष्ट्रपति के अधीन होगा। भारत का जो संविधान है उसमें प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है। जो हम लोग जो चुनते हैं वो संसद के प्रतिनिधि को चुनते हैं। और संसद का जो प्रतिनिधि है वो किसको चुनता है? प्रधानमंत्री को वोट दे के चुनता है। जिसमें कार्यकारिणी होती है उनकी सभी नीतियाँ और कार्य जो है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। एक बात इसमें आप थोड़ा सा और समझ सकते हैं, जो विधायिका होती है वो विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होती है, ठीक है, लेकिन जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होगी। तो इसमें कार्यपालिका कौन हो गया? आपका प्रधानमंत्री हो गया। विधायिका कौन हो गया? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव में संसद का सदस्य होते हैं, उनको कहा गया है, ठीक है। वैश्विक मताधिकार जो हो गया, समसामयिक चुनाव हो गया, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का व भेदभाव का ये सब अभाव, भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक का ये सब लक्षण है। ये सब जो है सिम्टम्स है। ये सब जो है आपका क्या है? भारतीय लोकतांत्रिक का जो है सिम्टम्स है। ये है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता मिला हुआ है, भेदभाव नहीं है। मीन्स अगर कोई अमीर आदमी है, आप इस तरीके के एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि कोई अगर अमीर व्यक्ति है अगर और दूसरा कोई गरीब व्यक्ति है, ठीक है, दोनों ने एक समान अपराध किया है, एग्जाम्पल किसी का मर्डर कर दिया है, तो जो अमीर व्यक्ति है उसको भी वही सज़ा मिलेगा जो गरीब व्यक्ति को सज़ा मिलेगा। और इसको भी उसी कानून के तहत पनिशमेंट दिया जाएगा जो गरीब व्यक्ति को दिया जाएगा। तो इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। तो लोकतांत्रिक कहने का मतलब ये यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है। फिर जो आपका संविधान है उसकी प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का जो इस्तेमाल किया गया वो बहुत ही अच्छे रूप में किया गया है। ये ना केवल राजनीतिक लोकतंत्र है बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। जो समाज है उनको भी और आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। आपका जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, उन्होंने 25 नवंबर 1949 को जो है संविधान में भाषण दिए थे। उन्होंने मतलब ये कहा था, मैं थोड़ा सा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये सब मुझे अभी दिमाग में याद आते जा रहा है तो मैं सोची बता दूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो 25 नवंबर 1949 को जो है संविधान में जब भाषण दे रहे हैं तो उन्होंने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता है, जो राजनीतिक लोकतंत्र है वो तब तक अस्थायी में स्टेबल नहीं बन सकता है जब तक कि मूल सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो, ठीक है। जब तक मूल सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा तब तक उसका जो है
है वो अस्थायित्व नहीं होगा। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब समझ रहे हैं कि सामाजिक लोकतंत्र जो है, जो सामाजिक लोकतंत्र है वो क्या है। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब ये हुआ कि वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता व भ्रातृत्व की समानता देती हो। मीन्स कहने का ये मतलब हुआ कि समाज में सभी व्यक्ति समान हैं, उसको अपने जीवन को स्वाधीनता तरीके से जीने का हक है। जो समानता है वो गरीब को भी उतनी ही समानता देती है जितनी अमीर को देखती है, ठीक है। भ्रातृत्व की जो भावना है, भाईचारे की भावना है, ये तीनों शब्द जो आप समझ रहे हैं, जो स्वाधीनता है, जो स्वाधीनता है, समानता है, समानता और जो भ्रातृत्व है, ये तीनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये तीनों शब्द एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व, ये तीनों शब्द एक दूसरे से नहीं अलग हो सकते। अगर कोई भी एक शब्द जो है एक दूसरे से अलग हो गया तो लोकतांत्रिक का मतलब ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक स्वाधीनता नहीं होगी तो भाईचारा का भावना नहीं होगा। सॉरी। तो स्वाधीनता जब तक नहीं होगा तो वो उसमें समानता का भावना नहीं होगा, और जब तक समानता नहीं होगी तो भाईचारा नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास बहुत सारा पैसा, और दूसरा व्यक्ति है उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है, ना गाड़ी है, ना घर है, ना बंगला है, सिर्फ वो एक नॉर्मल ज़िंदगी अपना जी रहा है, तो उसको भी वही हक दिया गया है जो दूसरे व्यक्ति को दिया गया है, ठीक है। तो उसको भी उतना ही स्वाधीनता से जीने का हक दिया गया है जितना एक अमीर व्यक्ति को दिया गया है। तो ये अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, इस दोनों की खाई को ख़त्म करने के लिए लोकतांत्रिक शब्द को लाया गया है। लेकिन मैं फैक्ट बोलना चाहूँगी, थोड़ा देर के लिए अगर बुरा भी लगे तो लगे, उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आज के डेट में ऐसा नहीं है, हर कोई ऐसा सोच के साथ नहीं जी रहा है। वो लोकतांत्रिक शब्द को संविधान में जोड़ा गया, बट बहुत लोग ऐसे हैं जो शो अप करते हैं अपने लाइफ को। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई नीचे है ना तो उसको हाथ पकड़ के उठा करके उसको अपने लेवल तक लाना चाहिए, तभी हमारा भारत आगे की ओर बढ़ सकता है, वरना नहीं बढ़ सकेगा ना। अगर कोई पीछे है और उसको हम और पीछे करते जा रहे हैं, और हम अपने खुद के बारे में हमेशा सोच रहे हैं, लाइफ के बारे में, अरे मैं तो बहुत आगे हूँ और आगे जाना चाहती हूँ और आगे जाऊँगी, और पीछे के लोगों को मैं पीछे छोड़ रही हूँ, तो ऐसे भारत कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हमारे भारत को आगे बढ़ाना है, उसको एक अच्छे लेवल पे ले जाना है, तो जो गिरा हुआ व्यक्ति है, जो मतलब खाने तक को उनका मतलब सोच रहा है कि आगे कैसे होगा, अगर कोई मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, उसके पास बुक्स नहीं है, तो उनको आप, अगर आपको लगता है कि मेरे पास पैसा है, मैं अफोर्ड कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो आप उनको दो। आप उनको दो पैसा, आप उनको दो बुक, और उनको दे करके उनको शिक्षित बनाओ। जब तक हमारा भारत शिक्षित नहीं बनेगा तब तक हमारा भारत कभी आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि भारत की जो नींव है, या किसी भी देश की जो नींव होती है, उसकी संस्कृति होती है, उसकी शिक्षा होती है। हमारा भारत में जो सबसे पहले ब्रिटिश लोग, पुर्तगाल लोग जो आए थे, वो क्या नष्ट किए थे? हमारे भारत की संस्कृति को नष्ट कर दिए थे। वो क्या किया? अपने रंग में रंग लिया था। जो वहाँ की जो संस्कृति थी, वो औपनिवेशिकवाद जो है वो हम लोगों के भारत में ले आया। इसी कारण जो है हमारा भारत पे वो मतलब गुलाम बना लिया और राज करने लगा था। तो किसी भी चीज़ पे या किसी भी देश पे राज करने के लिए तीन चीज़ जो होती है वो नींव होती है, उसकी कमजोरी होती है या उसकी आप मजबूती कह सकते हैं। पहला तो आपका संस्कृति हो गया, शिक्षा हो गया, और वहाँ की जो लोगों की जो एकता है। अगर ये तीन चीज़ आप जान जाएंगे तो किसी भी चीज़ को आप गिरा सकते हैं, उठा सकते हैं। तो आप हमेशा ये कोशिश कीजिए कि भारत की जो व्यक्ति है, भारत हम लोग जो पूरे जो व्यक्ति है, समाज है, उनमें भाईचारा की भावना रखें। दूसरा ये कोशिश कीजिए कि अगर कोई नहीं पढ़ पा रहा है तो उनको आप अगर अफोर्ड कर पा रहे हैं, आपके पास सामान है, आपके पास बुक्स है, आपके पास लग रहा है कि मेरे पास इतनी नॉलेजेस है, तो उनको दे करके उनको शिक्षित कीजिए। और तीसरा है कि वो संस्कृति जो है हमारी भारत की जो धरोहर है, उसको प्लीज़ उसको जो है आप लोग उसको जो है आप लोग उसकी रक्षा कीजिए। एकता और अखंडता को बनाए रखिए, ठीक है। आज थोड़ा ज़्यादा लेक्चर हो गया, ठीक है। और आगे मैं जो है नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, और आज का क्लास मैं यहीं तक रहने देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।